हेलो दोस्तों, आज हम मंटू मैथ में पढ़ेंगे केमिस्ट्री की क्लास। केमिस्ट्री की क्लास में आज पढ़ेंगे कि आखिर केमिस्ट्री है क्या। केमिस्ट्री देखिए वो शब्द है जिससे हम किसी एलिमेंट की जानकारी प्राप्त करते हैं। अब कहिए कि सर एलिमेंट कैसा होता है। जैसे हम अपने जीवन में अपने आसपास में लोहा, सोना, चांदी, प्लेटिनम, टाइटेनियम सारी चीज़ें को देखते हैं, लेकिन क्या आप कभी सोचे हैं कि इन सारी एलिमेंट का अध्ययन कैसे किया जाए। तो इस अध्ययन के लिए सबसे पहले एक साइंटिस्ट ने दिमाग लगाया कि आखिर हमारे जितने एलिमेंट को हम पहचानते हैं उन पर स्टडी कैसे किया जाए, उनसे और क्या स्टडी किया जाए और किस तरह से उस पर शोध किया जाए। तो इस तरह से इन्होंने सारे एलिमेंट्स को मिला करके एक पीरियोडिक टेबल तैयार करने की होड़ जमी। और इसमें सबसे पहले एक साइंटिस्ट आए जो जर्मनी के थे, डोबेराइनर जी। डोबेराइनर जी ने क्या किया, डोबेराइनर जी ने 1817 ईस्वी में डोबेराइनर जी ने एक क्या किया, एलिमेंट को जोड़ करके एक सिद्धांत दिया। और उस एलिमेंट में सिद्धांत जो था डोबेराइनर जी का सिद्धांत था त्रिक सिद्धांत। अब इस त्रिक सिद्धांत पर डोबेराइनर जी कहते थे कि 3 एलिमेंट्स ले लीजिए और बीच वाला जो एलिमेंट्स है दोनों का परमाणु द्रव्यमान का एवरेज बीच वाले के बराबर होगा। लेकिन सारे एलिमेंट्स को वो रखते गए, लेकिन क्या कर गए, फेल कर गए। अंततः वह फेल कर गए, सही नहीं हुआ। और 1817 से के बाद 1865 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए। 1817 में कौन आए थे, 1817 में आए थे डोबेराइनर जी। ठीक है, 1817 में कौन आए थे, डोबेराइनर जी। ठीक है, ये डोबेराइनर जी डी मान लीजिए, डोबेराइनर जी थे। आपका 1817 में आए और इसके बाद इसको काफी समय लगा, एक और साइंटिस्ट आए। उस साइंटिस्ट आए थे 1865 ईस्वी में और इस साइंटिस्ट का नाम था न्यूलैंड। और यह साइंटिस्ट ब्रिटेन के थे। यह साइंटिस्ट जो जी कहां के थे, ब्रिटेन के। और इन्होंने क्या किया, इन्होंने कहा कि एलिमेंट्स को हम सजा देंगे। उस टाइम में 1865 ईस्वी में इनके समय पूरी दुनिया में 56 एलिमेंट्स ज्ञात थे। 56 एलिमेंट्स की जानकारी थी और इन्होंने 56 एलिमेंट्स को एक सजाने का प्रयास किया कि एक पीरियोडिक टेबल बना दिया जाए और इस पर स्टडी करने के लिए पूरी दुनिया को दे दिया जाए। प्रयास किए इन्होंने, लेकिन इन्होंने तो डोबेराइनर जी ने त्रिक सिद्धांत दिया, फेल कर गया। और न्यूलैंड ने अष्टक सिद्धांत दे दिया। अष्टक सिद्धांत इन्होंने दिया और अष्टक सिद्धांत न्यूलैंड ने दिया। और न्यूलैंड का अष्टक सिद्धांत कुछ हद तक तो ठीक था। ये कहते थे कि हम इन 56 एलिमेंट्स को इस तरह से सजाएंगे कि पहला एलिमेंट का भौतिक और रासायनिक गुण 8वें एलिमेंट के भौतिक और रासायनिक गुण से मेल खाएगा। उस तरह मतलब जो पहले है उसका 8वां जो एलिमेंट्स होगा, पहले का जो एलिमेंट्स है उसके 8वां जो एलिमेंट्स होगा उसका भौतिक और रासायनिक गुण सेम होगा। अब कहे सर ये कैसे होता है, जैसे हम संगीत का सुर बजाते हैं, सा रे गा मा पा धा नी सा, सा से शुरू होकर फिर सा पर आता है। सेम टू वहीं से एक कॉन्सेप्ट लिया गया है सा रे गा मा पा धा नी सा से। और ये अष्टक सिद्धांत आया था कि पहले और 8वें का रासायनिक और भौतिक गुण सेम होगा। लेकिन यह भी क्या कर गए, फेल कर गए। ये भी पूरी की पूरी एलिमेंट्स को सजाकर पीरियोडिक टेबल नहीं दे पाए। इनके बाद एक और साइंटिस्ट आए, डोबेराइनर जी के बाद, न्यूलैंड के बाद 1869 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए। 1869
1969 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आए और इन साइंटिस्ट का नाम था मैडलिफ। मैडलिफ इन साइंटिस्ट का नाम था और इन्होंने क्या किया कि पीरियोडिक टेबल तैयार कर दिया। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल तैयार कर दिया और इनके समय में, मैडलिफ के समय में टोटल एलिमेंट्स की जानकारी जो थी 63 एलिमेंट की जानकारी थी। यानी मैडलिफ के समय 63 एलिमेंट की जानकारी थी और इन्होंने 63 एलिमेंट को एक पीरियोडिक टेबल में सजा करके दे दिया। लेकिन इनमें भी कुछ खामियां हो गई। इन्होंने कहा कि हम एक पीरियोडिक टेबल बना रहे हैं और इस पीरियोडिक टेबल का गुण होगा कि इसका भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के अकॉर्डिंग होगा, कि परमाणु भार के अकॉर्डिंग भौतिक और रासायनिक गुण चलेगा। ये बोले कि मेरे 63 एलिमेंट को हम सजा देंगे, लेकिन इसका जो गुण होगा भौतिक और रासायनिक गुण परमाणु भार के बढ़ते क्रम में होगा। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया और इस पीरियोडिक टेबल को कब बनाया? इन्होंने बनाया 1869 ईस्वी में। और इस पीरियोडिक टेबल में जो समूह और वर्ग बनाए, समूह और आवर्त बनाए और इस समय में इन्होंने 9 समूह बनाया था और आवर्त की संख्या इनके समय में 7 थी। आवर्त की संख्या इनके समय में 7 थी। इन्होंने एक पीरियोडिक टेबल बनाया और पीरियोडिक टेबल में समूह बनाए 9, आवर्त बनाए 7 और इन्होंने कहा कि अगर परमाणु द्रव्यमान क्या होगा कि अगर ऊपर से नीचे जाए या दाएं से बाएं जाए क्या होगा? परमाणु द्रव्यमान संख्या बढ़ेगा। परमाणु द्रव्यमान संख्या हर एलिमेंट्स का बढ़ेगा। इस तरीके से सजाएं। लेकिन इनको भी ऐसे एलिमेंट्स मिल गए तब जो अरेंज नहीं कर पा रहे थे। जो परमाणु द्रव्यमान संख्या था, जो आपका परमाणु भार था, तो परमाणु भार इधर का उधर होने लगा था। कभी पहले वाला बाद आ जाता था, कभी बाद वाला पहले में चला जाता था। तो यह भी अंततः क्या करें, यह भी अंततः सही तरीका से आवर्त सारणी का निर्माण नहीं कर पाए। मतलब पूरी तरह पीरियोडिक टेबल कॉन्सेप्टेबल जो से रिसर्च किया जा सके नहीं दे पाए। लेकिन मैडलिफ साहब ने क्या किया कि एक पीरियोडिक टेबल की नींव डाल दी थी कि एक पीरियोडिक टेबल था। इनकी एक और खासियत थी कि इन्होंने उस पीरियोडिक टेबल में बहुत सारे स्थान खाली छोड़ दिए थे कि अगर भविष्य में कभी अगर एलिमेंट्स की खोज हुई तो इसमें रखा जा सकता है। ठीक है, तो एक मैडलिफ साहब के सबसे बड़ी बात कि मैडलिफ साहब ने कब आवर्त सारणी की खोज की? तो 1869 ईस्वी में मैडलिफ साहब ने आवर्त सारणी की खोज की, जिसमें समूह 9, आवर्त 7 होंगे। आवर्त 7 होंगे। इसीलिए मैडलिफ साहब को पीरियोडिक टेबल यानी आवर्त सारणी का जनक कहा जाता है। कि मैडलिफ, अगर आपसे प्रश्न पूछे कि आवर्त सारणी यानी पीरियोडिक टेबल के जनक किसको कहा जाता है, तो मैडलिफ साहब को कहा जाता है। मैडलिफ साहब ने ही आवर्त सारणी की खोज की थी। लेकिन सही में यह सही नहीं पर ये भी फेल कर जा रहे थे। इनकी भी पीरियोडिक टेबल सही तरीका से काम नहीं कर रही थी। लेकिन अंततः खोज पीरियोडिक टेबल का इन्हीं ने किया था। इन्होंने जब पीरियोडिक टेबल बनाया तब जाकर के एक जर्मन जनरल एक पत्रिका था और इस पत्रिका में इनके पीरियोडिक टेबल को छापा गया। उस टाइम में पूरे विश्व में ये पहले साइंटिस्ट थे जिनका पीरियोडिक टेबल पेपरों में छापा गया था, इस पत्रिका में छापा गया था और उस टाइम में बहुत फेमस हो गए थे। इसके बाद मैडलिफ साहब के आवर्त सारणी के बाद एक और साइंटिस्ट आते हैं 1913 ईस्वी में और इन साइंटिस्ट का नाम होता है हेनरी मोस्ले और इन्होंने मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। मॉडर्न
पीरियोडिक टेबल का निर्माण किया था। इसका कहना था कि नहीं, परमाणु द्रव्यमान के अनुसार आप पीरियोडिक टेबल को नहीं बना सकते हैं। हम जो बनाए हैं पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल परमाणु संख्या के आधार पर बनाए हैं। इन्होंने कहा कि आप पीरियोडिक टेबल्स को से ऊपर से नीचे जाइए या बाएं से दाएं जाइए, परमाणु संख्या बढ़ेगा, परमाणु संख्या बढ़ेगा। और परमाणु संख्या के आधार पर किसी भी तत्व के भौतिक और रासायनिक गुणों की जानकारी हम ले सकते हैं। और इनका पीरियोडिक टेबल मॉडर्न पीरियोडिक टेबल कहलाया। और आज के जो पीरियोडिक टेबल है जो हम पूरी केमिस्ट्री में पढ़ते हैं, तो हम मोस्ले का पीरियोडिक टेबल पढ़ते हैं। लेकिन अगर पीरियोडिक टेबल के जनक की बारी आती है तो वो मेंडलीफ साहब को कहते हैं। ठीक है, तो जो मोस्ले साहब ने पीरियोडिक टेबल 1913 में बनाया, इसमें सबसे बड़ी खासियत थी कि इसमें भी 7 आवर्त थे, 7 आवर्त थे और 18 समूह थे, 18 समूह थे। मेंडलीफ हेनरी मोस्ले की जो आवर्त सारणी, जो पीरियोडिक टेबल बनी, इसमें 7 आवर्त और 18 समूह बने थे, 18 समूह बने थे। और इस तरह से पीरियोडिक टेबल बनाया गया था। एक मोटा मोटी तौर पर एक पीरियोडिक टेबल का ढांचा बना देते हैं हम। इस तरह से पीरियोडिक टेबल पूरी पूरी बनाई गई थी और इस तरह से पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी बनाई गई थी। ठीक है, ये पीरियोडिक टेबल पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल इस तरह से बनाई गई थी। ठीक है, और ये एफ ब्लॉक था, एफ ब्लॉक। और पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल, पूरी की पूरी आपका पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था, ये एस ब्लॉक था, ये डी ब्लॉक था और ये पी ब्लॉक था और यह एफ ब्लॉक था। इसका मतलब कि ये पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल को 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया। एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक, 4 ब्लॉक में डिवाइड किया गया था। एस ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स जो रखे गए थे वो 13 एलिमेंट्स रखे गए थे। डी ब्लॉक में टोटल एलिमेंट्स जो रखे गए थे वो 40 एलिमेंट्स रखे गए थे। और पी ब्लॉक में जो एलिमेंट्स रखे गए थे 37 एलिमेंट्स रखे गए थे। और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स को रखा गया था। एक्स ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स को रखा गया था। इस तरह से मोस्ले साहब के समय टोटल 118 एलिमेंट्स की जानकारी थी। टोटल 118 एलिमेंट्स की जानकारी इनके समय में थी और इन्होंने 118 एलिमेंट्स का एक पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल बना दिया और दुनिया को दे दिया कि लीजिए आप इसका रिसर्च कीजिए। और जो आज हम पढ़ते हैं, लेकिन हमको इतनी नहीं डीपली जाना चाहिए। हमको सिर्फ एग्जाम के व्यू से देखना होगा कि पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल की जानकारी हम कैसे ले सकते हैं। तो मोस्ले का पीरियोडिक टेबल हम जानते हैं। मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में 7 आवर्त, 18 समूह और 118 एलिमेंट्स 1913 ईस्वी में इसने बनाया था, जिसमें 4 ब्लॉक होते हैं, एस ब्लॉक, डी ब्लॉक, पी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। एस ब्लॉक में 13 एलिमेंट, डी ब्लॉक में 40 एलिमेंट, पी ब्लॉक में 37 एलिमेंट और एफ ब्लॉक में 28 एलिमेंट्स को रखा गया था। और इस तरह से पीरियोडिक टेबल, मॉडर्न आपका पीरियोडिक टेबल बनकर के तैयार हुआ। अब देखते हैं कि एस ब्लॉक जो होता है 1 और 2, 1-2 ग्रुप जो था, 1 और 2 जो समूह था एस ब्लॉक के अंतर्गत था। 3 से 12 तक का जो समूह था, 3 से 12 तक का जो समूह था डी ब्लॉक के अंतर्गत था। और 13 से 18 तक का जो समूह था, 13 से 18 तक का जो समूह था, 13 से 18 तक का जो समूह था पी ब्लॉक के अंतर्गत रखा गया था। तो हम एक एक एलिमेंट्स को देखेंगे। सबसे पहले एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप को देखेंगे कि एस ब्लॉक के
फर्स्ट ग्रुप में कितने एलिमेंट्स रखे गए हैं और उनसे हमारा क्या क्या प्रश्न बनता है, और आज इसका हम जानकारी प्राप्त करेंगे। तो एस ब्लॉक के इतनी चीज हम जान गए, और एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट के बारे में हमको जानकारी प्राप्त होता है कि एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले एस ब्लॉक के फर्स्ट एलिमेंट कौन कौन से हैं, इसके लिए हम क्या करते हैं, एक ट्रिक का सहारा लेते हैं, और वो ट्रिक है लीना की रब से फरियाद, रब से फरियाद, रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद। ये एस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप के सारे एलिमेंट्स है मतलब हाइड्रोजन, ली मतलब लिथियम, एन मतलब सोडियम, के मतलब पोटेशियम, रब मतलब रुबिडियम, से मतलब सीजियम, और फरियाद मतलब फ्रांसियम, FR से फ्रांसियम होता है। यानी इस ब्लॉक के फर्स्ट ग्रुप में एक ट्रिक याद कर लीजिएगा, वो ट्रिक है लीना की रब से फरियाद, है लीना की रब से फरियाद, और जिसमें है लीना की रब से फरियाद में हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। इस तरह से इस ब्लॉक के सारे एलिमेंट्स को हम जान जाएंगे। लेकिन कभी कभी प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर कितना होता है। आप एटॉमिक नंबर याद करने के लिए एक ट्रिक याद रख लीजिएगा। एक संख्या आपको दे देंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। ये संख्या हमेशा याद रखिएगा। किसी भी एलिमेंट का एटॉमिक नंबर आप आराम से निकाल सकते हैं। 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32, 2, 8, 8, 18, 18, 32, 32। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर 1 होता है, 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, और 1 होता है हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर, और लिथियम का 1 + 2 जोड़ेंगे, इसमें 2 जोड़ेंगे, कितना हो गया 3, यानी लिथियम का एटॉमिक नंबर 3 होगा। सोडियम का जब जोड़ना होगा तो 3 में 8 जोड़ेंगे, 3 में 8 जोड़ेंगे, कितना आया 11, यानी सोडियम का एटॉमिक नंबर 11 होगा। और जब पोटेशियम की बारी आएगी, जब पोटेशियम की बारी आएगी तो 11 में कितना जोड़ेंगे 8 जोड़ेंगे, यानी पोटेशियम का एटॉमिक नंबर 19 होगा। पोटेशियम का एटॉमिक नंबर कितना हो जाएगा 19 होगा। उसी तरह रुबिडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर है 19, 2, 8, 8, 18 इसमें जोड़ेंगे, 18 दूनी 36 और 1 37 होगा, 37 इसका एटॉमिक नंबर होगा। उसी तरह सीजियम का जब हम एटॉमिक नंबर निकालेंगे तो 37 + 18 जोड़ेंगे, 8, 7, 15, 3, 1, 4, 1, 5, 55 होगा। ठीक है, 8, 7, 15 के 5 हासिल 1, 3, 1, 4, 1, 5, 55, यानी सीजियम का एटॉमिक नंबर 55, और फ्रांसियम का अगर निकालना होगा तो 55 + 2, 8, 8, 18, 18, इसमें 32 जोड़ देंगे, यानी 5, 2, 7, आप 5 और 3, 8, यानी 87 इसका एटॉमिक नंबर मिल जाएगा। तो एक तरीका है, उस तरीके से एस ग्रुप के फर्स्ट एलिमेंट के सारे एलिमेंट्स का आप एटॉमिक नंबर निकाल सकते हैं। हाइड्रोजन का, लिथियम का, सोडियम का, पोटेशियम का, रुबिडियम का, सीजियम का और फ्रांसियम का। ठीक है, अब हम एक एक एलिमेंट्स के बारे में जानकारी लेंगे कि आखिर इस एलिमेंट से प्रश्न कैसे बनते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जो आपका क्वेश्चन बनेगा हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन से क्या क्या प्रश्न बनेंगे। तो हाइड्रोजन से सबसे पहला प्रश्न बनता है कि पूरी की पूरी मोस्ले के पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्का एलिमेंट्स कौन से हैं। तो सबसे हल्का एलिमेंट्स हाइड्रोजन ही है। सबसे हल्का जो एलिमेंट्स हैं कौन होगा, हाइड्रोजन होगा। यानी पूरी की पूरी पीरियोडिक टेबल में, एक में नहीं, पूरी 118 एलिमेंट्सों में से, पूरी की पूरी 118 एलिमेंट्स में से हाइड्रोजन सबसे हल्का है, सबसे हल्की एलिमेंट्स है। और हल्का होने के कारण आप जानिए कहेगा कि आवारा एलिमेंट्स किसको कहा जाता है, तो हाइड्रोजन को आवारा तत्व भी कहा जाता है।
आवारा तत्व भी कहा जाता है। आप ऐसे याद रखिए कि हाइड्रोजन आवारा है। हाइड्रोजन क्या है? आवारा है। और आवारे लोग क्या होते हैं? जो आवारा होता है, इधर उधर घूमते रहता है, वो क्या होता है? हल्का होता है, उसका कोई पूछ नहीं होता है। तो आवारा लोग क्या होते हैं? हल्के होते हैं, हल्के होते हैं। आवारे लोग की एक और खासियत होती है, आप उससे कोई भी काम करवा लीजिए, आराम से थोड़ा सा चापलूसी कर दीजिए, आप बहुत अच्छे हैं एथी है, वो कोई भी काम आराम से कर लेगा, बिना पैसे का कर देगा। तो यह क्या है? यह सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है। सबसे अच्छा ईंधन माना जाता है हाइड्रोजन को। हाइड्रोजन सबसे अच्छी ईंधन है, यानी कि सबसे अच्छा ईंधन है। आवारा आदमी क्या? आवारा आदमी से काम कराइए, पैसा मत दीजिए, यानी सबसे अच्छा काम कर दिया, बिना पैसे का काम कर दिया। तो आवारा जो तत्व है सबसे अच्छा ईंधन है। एक और बात करते हैं, लोग कहते हैं कि आवारा है, भविष्य में सुधर जाएगा। तो इससे यह भी प्रश्न आता है कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है। भविष्य का ईंधन कहा जाता है। हाइड्रोजन को क्या कहा जाता है? भविष्य का ईंधन कहा जाता है। आवारे लोगों से देखिए क्या आवारा तत्व है। आवारा तत्व है क्या? आवारे लोगों के पास क्या होता है? रुपया पैसा नहीं होता है, और इधर उधर किसी रुपया लेकर के घूमते फिरते रहता है मोटरसाइकिल से। तो उससे एक और प्रश्न बन गया क्या? कि इसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। इसके पास न्यूट्रॉन नहीं पाया जाता है, नहीं पाया जाता है। यानी हाइड्रोजन ही एक ऐसा तत्व है जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है, जिसके पास न्यूट्रॉन नहीं होता है। तो इस तरह से हाइड्रोजन से ये सारे प्रश्न आपको मिल जाएंगे। ये प्रश्न आ जाएगा कि पूरी ब्रह्मांड में सबसे ज्यादा किस एलिमेंट की आपकी प्रचुरता है? तो पूरे ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। हाइड्रोजन की मात्रा सबसे ब्रह्मांड में आता है। आएंगे जब भूपट्टी पर क्या होता है, वायुमंडल में क्या होता है, लेकिन पूरी की पूरी यूनिवर्स में, ब्रह्मांड में हाइड्रोजन ही सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो ये हाइड्रोजन से इतने सारे प्रश्न हम देख लेंगे। उसके बाद हम हाइड्रोजन के बाद क्या देखेंगे? लिथियम को देखेंगे कि लिथियम से कितने प्रश्न बनते हैं। लिथियम से एक प्रश्न आपको बनेंगे, लिथियम से एक प्रश्न बनेगा क्या? कि लिथियम सबसे हल्की धातु, पीरियोडिक टेबल में सबसे हल्की धातु, सबसे हल्की जो धातु है, सबसे हल्की जो धातु है वह कौन सा है? लिथियम है। सबसे हल्की धातु लिथियम होती है। सबसे हल्की धातु लिथियम, और यह मोबाइल की बैटरी में लगाया जाता है। मोबाइल की बैटरी में लगाया जाता है। मोबाइल की बैटरी में लगाया जाता है इस तत्व को। तो ये सारे एलिमेंट्स के बारे में हम देखेंगे।